पीलीभीत के पूरनपुर आसाम हाईवे पर बीजेपी नेता सहित 2 की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल दोनों युवक सड़क पर पड़े तड़प रहे थे, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी भी मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने घटना को अज्ञात वाहन द्वारा एक्सीडेंट बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन परिजनों ने गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया था। पूरनपुर पुलिस परिजनों की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की थी। इसके बाद मृतक के परिजनों ने दोनों शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था, साथ ही आगजनी की भी घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। आनन फानन में एसपी पीलीभीत ने परिजनों को समझा बुझाकर शव को पीएम के लिए भेज दिया था। वहीं बरेली आईजी प्रेम प्रकाश की माने तो पीएम रिपोर्ट में दोनों युवकों की गोली मारकर हत्या की पुष्टि हुई है। फिलहाल पूरनपुर पुलिस की कार्यशैली क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है और अभी तक क्या निकल के आया उस हत्याकांड के पीछे? पीएम रिपोर्ट जो आई है बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम कराया गया था और इसमें फायर आर्म इंजरीज आई है और तथा इसके साथ भी कुछ अन्य चोटें भी इसमें आई है, जो लगता है कि पहले गाड़ी से मारा गया और साथ ही इस पर फायर भी किया गया है। तो फायर आर्म इंजरी भी है। तो सर क्या किसी रणनीति के तौर पर ये पूरी प्लानिंग करी गई थी? ये आपस में एक विवाद चल रहा था प्रधानी को लेकर। मृतक मात्र 4 वोटों से चुनाव हार गया था और जो प्रधान वहाँ पर अभी गाँव में है, उसके परिवारजन जो वहाँ कार्य कराते हैं उसमें काफ़ी अनियमितताएँ उनके द्वारा की जा रही थी, जिसकी शिकायत इनके द्वारा की जाती थी। इसे लेकर आपस में इनमें दुश्मनी हो गई। अभी तक जो मोटिव सामने आ रहा है वो यही विवाद है। इसमें इन्होंने मंडी के पास में जाकर वहाँ उनको घेरा है और बाइक से जो मृतक थे 2 व्यक्ति जा रहे थे, जिसमें मृतक और उसका साथी अतुल, उनको गिराकर उसके बाद में क्या घटनाक्रम रहा इसके बारे में चश्मदीद साक्ष्यों से पूछताछ की जा रही है। आसपास वहाँ शॉप है और कुछ लोग हो सकता है उस समय निकले हों, लेकिन अभी तक सामने नहीं आए हैं। कोई अपराधी वगैरह सर पकड़ा गया? इसमें अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, इसमें दबिश जारी है। सभी जो अक्यूज्ड हैं वो अपने मकानों से वहाँ से फरार हैं। रात में भी इसमें दबिश पड़ी है। कुछ पार्टियां बनाई गई हैं जो इनकी रिश्तेदारियों में अभी भी दबिश डाल रही है। जिसकी पूरा बवाल हुआ सर, जो नेता है कोई इसमें सर जो पूरा बवाल हुआ उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है, क्योंकि मृतक जब मर गए थे उसके बाद लोग इकट्ठा हुए, पुलिस ने कहीं ना कहीं उनको मिसगाइड किया कि हत्या नहीं हुई है बल्कि एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद एक पूरा रात में आगजनी भी उन्होंने की और पुलिस से अभद्रता भी की। तो इसको लेकर पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, कोई एक्शन? इसमें अभी नए एसपी पीलीभीत ने ज्वाइन किया है। मैंने उनको बता दिया है कि जो भी इसमें पुलिस के कर्मचारी हैं जिन्होंने गैर जिम्मेदारान वहाँ बयानबाजी की है, उनके खिलाफ जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। इसमें ये बात सामने आई है कि गोली की लगने की बात को कुछ लोग डिनाई करते रहे कि गोली नहीं लगी है, लेकिन जो मुकदमा पंजीकृत हुआ, जो भी तहरीर परिवारजनों द्वारा दी गई थी, उस पर एज इट इज़ मुकदमा लिख दिया गया, जिसमें धारा 302 आदि लगाई गई थी। तो उसके बाद से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसकी विवेचना की जो दिशा है वो बिल्कुल सही है। इसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं की जाएगी आगे। ठीक है, थैंक यू। 5 लोगों की दूध में जहर मिलाकर हत्या कर लूट करने का सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। लूटे गए रुपए सहित एक आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एडीजी बरेली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह खुलासा किया। उत्तर प्रदेश में जिला पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम बेनीपुर में अभी हाल ही में हुए एक ही परिवार के 5 सदस्यों के दूध में जहर मिलाकर हत्या के इस हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इस जघन्य हत्याकांड का आज एडीजी बरेली प्रेम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। हत्याकांड का खुलासा करते हुए एडीजी बरेली प्रेम प्रकाश ने मीडिया को क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। इसमें जहर खुरानी की घटना की गई थी, जो आज मुख्य अभियुक्त गुलशेर को पकड़ा गया है। इनका आना जाना था नेम मृतक के घर पर और मृतक के जो ड्यूटी होती थी वो गेटमैन के रूप में कार्य करता था अटामंडा में। वहाँ भी इनका लगातार आना जाना था। इनका कहना है कि वहाँ बार बार जो मृतक है उसके द्वारा ये कहा जा रहा था कि एक जादू टोना करना जिससे कि आसपास के लोगों को नुकसान हो सके। उसके लिए इन्होंने 2 लोगों को तैयार किया, लेकिन घटना के दिन इनका कहना है कि ये 2 लोग ही केवल वहाँ पहुँचे थे। 3 के बीच में ये पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसमें संजीव, इकरार और गुलशेर का नाम आ रहा है। गुलशेर और इकरार ये दोनों वहाँ पर पहुँचे
कभी अभी ये अपने बयान भी बदलता है, कहता है कि संजीव पहुंचा था साथ में, और उसके ऊपर जहर कुरानी के काफ़ी पहले से भी मुकदमे रहे हैं। इस बात की अभी तस्दीक की जा रही है। ये सभी लोग मृतक के घर पर पहुंचे, वहाँ इन्होंने भोजन लिया। उसके बाद इन्होंने दूध में एक जहरीला पदार्थ कीटनाशक न्यूवॉन नाम का मिला दिया। फिर उस दूध को पीने के बाद ही जो परिवारजन थे वो बेहोश हो गए, और मृतक जो इनका नेमचंद जानता था वो साथ में कुछ दूर तक आया, और वहीं ये सभी लोगों की मृत्यु हो गई। जो 5 लोग हैं जहर कुरानी के शिकार हो गए। उसके बाद घर वालों से जो पूछताछ हुई, जो वहाँ हमने कॉल डिटेल्स वहाँ के देखे, BTS लिया, उसमें जितने भी फ़ोन्स थे उनको चेक किया गया, तो एक नंबर निकला जिससे गुलशेर का मूवमेंट ट्रैक हुआ, और कुकड़ी खेड़ा पर कल इनकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें इनसे 3 लाख से अधिक रुपए की बरामदगी हुई है। साथ ही इनकी निशानदेही पर जो कीटनाशक दवाइयाँ इस्तेमाल की गई हैं उसकी शीशी और गिलास आदि भी बरामद किए गए हैं। अभी अन्य अभियुक्त के लिए दबिश दी जा रही है। इनका इरादा था कि ये यहाँ से रुपए लेकर मालदा पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे, क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त ये गुलशेर है, इसकी पत्नी वहाँ की रहने वाली है, उसके रिश्तेदार मालदा में रहते हैं, और वहीं से इनको ये क्लू मिला था कि जादू करके या टोना इस तरह का करके हम लोग इसको दूसरे पक्ष को बर्बाद कर देंगे। इसी झांसे में लेकर इन्होंने वहाँ पर उसके घर गए और एक फर्जी तौर पर एक कहानी भी बनाई। इन्होंने आटे का एक व्यक्ति बनाया और उसके ऊपर कुछ क्रिया की, और इनका कहना है कि वो तालाब में उसको फेंक दिया। वहीं से इन्होंने बहाने से जहर मिला दिया दूध में, और इन सभी मृतकों ने जो जहर और दूध के रूप में पिया, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। अभी इनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये भोजीपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और वहीं पर संजीव और इकरार के बारे में भी इन्होंने बताया है। उन सभी के लिए भी दबिश जारी की हमारी चल रही है, और जितने भी ये अभी रुपए इनके रह गए हैं वो भी बरामदगी की जाएगी, क्योंकि अभी तक इसने बताया कि संभवतः 5 लाख से ऊपर की रकम उसमें गई है। क्या पहले ये घटना जो जहरीला दूध पिलाने से पहले पूरी तंत्र मंत्र की वहाँ घटना की गई थी, पूरा तंत्र मंत्र में लिया गया झांसी में, किस तरह से पूरा हुआ था ये बार बार काफ़ी दिन से जब मिलते थे तो इनके बीच में यही चर्चा होती थी कि तंत्र विद्या द्वारा हम जो अपने दुश्मन है उसको बर्बाद कराना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने कुछ रकम की मांग की तथा ये तैयार हो गए, और साथ में इन्होंने संजीव और इकरार को भी गुलशेर ने तैयार कर लिया कि इस तरीके से बेवकूफ़ बनाएंगे, और ये केवल वहाँ पर बहानाबाजी करेंगे कि हमने जादू टोना कर दिया। उसके बाद इनके पैसे ऐंठ लेंगे। और इसमें जहर खुरानी का पहला भी इतिहास बताते हैं कि संजीव का रहा है, कि उसके ऊपर कुछ केसेस हैं, लेकिन अभी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी वह हाथ नहीं लगा, उसकी तलाश जारी है। जो इन्होंने दूध दिया था वो क्या पूजा का दूध बता के दिया था कि पूजा का दूध यहाँ पी लीजिए, घर वालों को बिस्तर पे बैठ के सारे? इनको जो खाने के बाद इनको पता था कि वो नियमित तौर से दूध भी पीते हैं, तो इन्हें यह पता था कि सभी परिवारजन आज दूध भी पिएंगे, उसी में दे दिया गया था। पूजा पाठ के लिए ये बताता कि आटे का एक नकली व्यक्ति बनाया गया था जो उनका दुश्मन के रूप में था, और उसके ऊपर कुछ पूजा क्रिया की और साथ में उसको तालाब में फेंक दिया। इसी बहाने से वो उसको नेमचंद को बाहर भी ले गया था। समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्षेत्रवासियों को नगर पंचायत खुटार की तरफ से अनुपम शुक्ला अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी धर्मवीर सिंह एवं समस्त सभासदगण की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 4 साल पहले यानी कि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जिस स्वच्छता और सफाई की मुहिम चलाई थी वह आज एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो चुकी है, जिसका सकारात्मक रूप दिखने भी लगा है। नगर पंचायत खुटार में किए गए कार्य से हम आपको दिखाते हैं एक स्वच्छता की झलक। ये नजारा है शाहजहांपुर के नगर पंचायत खुटार का, जहां के चेयरमैन अनुपम शुक्ला ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि दिन हो या रात नगर में कहीं भी कूड़ा करकट दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका मकसद था कि नगर को साफ सुथरा बनाना, जो आज धरातल पर दिखाई दे रहा है, जिसका गवाह ये पक्की नालियां गांव के पानी को बाहर करने के लिए, ये पक्की सड़कें लोगों के आवागमन के लिए और पात्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सुलभ शौचालय, गरीबों के घर भी रोशनी हो इसके लिए बिजली व्यवस्था। यहाँ पर स्वच्छता अभियान का एक अलग ही नजारा दिखता है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब देश में स्वच्छता कवरेज 2014 के करीब 40% से बढ़कर 90% से अधिक हो चुका है। करीब 9 करोड़ शौचालय बनाए जा चुके हैं। 450 से अधिक जिले, 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। इस बदलाव के वाहक आप सब हैं, जिन्होंने न केवल स्वच्छता के प्रति अपनी मानसिकता बदलते हुए इसकी संस्कृति अपनाई, बल्कि राष्ट्र और समाज को स्वस्थ सशक्त करने की अपनी भूमिका का भी निर्वाह किया। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की एक आवश्यक बैठक शिवलखन पासवान जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में विकास प्राधिकरण के संघ भवन में संपन्न हुई, जिसमें बैठक का संचालन विजय कुमार यादव जिलाध्यक्ष ने किया। कितनी सक्रियता बढ़ी है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, उस संबंध में आज हम लोगों ने बैठक रखा है। आज के बैठक का सबसे बड़ा मूल एजेंडा एक ये था कि चूँकि लोकसभा का इस समय चुनाव होने वाला है, चुनावी वर्ष है, और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, जो जिले स्तर से प्रदेश स्तर तक का है, उसमें हमारे खास तौर से आज एजेंडे में मिड डे मील था, जिसमें इन लोगों को 1000 मानदेय के रूप में दिया जाता है। जबकि आपको पिछली बार याद होगा कि प्रधानमंत्री जो है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे ये आंगनबाड़ी महासंघ को उन्होंने दुगना जो है मानदेय जारी कर दिया था। काम वो भी उतना ही करती हैं और काम हमारे मिड डे मील के भी उतना ही करती हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि उनके मानदेय को दुगना कर दिया गया है और इनके मानदेय को 1000 सीमित रखा गया है। तो हम चाहते हैं कि आज संगठन के माध्यम से और आप मीडिया के माध्यम से ये 1000 की जो धनराशि मिलती है ये बहुत कम है, इसमें जीविका नहीं चल पाती है। हम चाहते हैं कि आप मीडिया के माध्यम से हमारी बातों को रखा जाए और ये मानदेय कम से कम दुगना या उससे भी अधिक मानदेय के रूप में जो भी हो वो सरकार हमको दे। और हम लोग को 1000 मिलता है 8 घंटा काम करने के बाद, और वो भी विद्यालय में से समय 4 महीना 5 महीना हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। एक बार मिलता है, वो भी कभी समय से मिलता, कभी नहीं मिलता है। विद्यालय में मांगने पर शिक्षक कहते हैं कि अभी तो मानदेय आया नहीं, जो कि आ चुका होता है, मगर एक ब्याज के लालच के तौर से हम लोग को देते हैं। और हम लोग को इतना मिले कि अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, कम से कम 10,000 रुपया मिले। हम लोग का पेट भर ही नहीं सकता, तो हम लोग के बच्चों को क्या भरेगा। और हम लोग के बच्चे सरकारी स्कूल में 5 तक पढ़ेंगे, उसके बाद तो कितना तो अनपढ़ गंवार रहते हैं। सरकार 8 तक निकाली पढ़ाने के लिए, हम लोग के बच्चे तो पढ़ भी नहीं पाते। शिक्षक को इतना पैसा मिलता है, वो तो हमारे बच्चों को बेकदरी की तरह रखते हैं, हम लोग को बेकदरी की तरह रखते हैं। और उनके बच्चे तो अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। सरकार कर रही है महिला को सशक्तिकरण दिखा रही है, क्या दिखा रही है। हम लोग को 1000 में 8 घंटा स्कूल में हम लोग काम करते हैं, अब जो कि हम लोग को तो खाने के लिए पैसा नहीं होता है। 1000 अगर कहीं हम लोग जाए तो 100 रुपया भाड़ा किराया लगता है, तो क्या सरकार हम लोग को दे रही है। तो आप मतलब रसोइया संघ के अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश सरकार का क्या मांग करना चाहते हैं? हम यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोग को इतना पैसा दे, कम से कम 10,000 दे, कि हम लोग अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। मुन्नूलाल रावत प्रांतीय मुख्य सलाहकार ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन लागू करने व चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने व संविदा आउटसोर्सिंग पर भर्ती की प्रक्रिया समाप्त की जाए। नियुक्त कर्मियों को नियमित करने तथा विद्यालय में कार्यरत रसोइयों को राज्य कर्मी का दर्जा देना, उनका मानदेय बैंक अकाउंट में सीधे डालने आदि मांगों को लेकर बैठक संपन्न हुई। हमारी बैठक में हम लोगों ने ये तय किया और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कर्मचारियों के साथ दोहरी नीति अपना रही है। खासकर जो है हमारे रसोइया बहनों के साथ उनके मानदेय बढ़ाने के लिए उस पर कोई विचार नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है राष्ट्रीय जो है योजनाओं के अंतर्गत आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों का मानदेय जो है दुगना कर दिया गया है और मिड डे मील के अंतर्गत काम करने वाली रसोइया बहनों की मानदेय दुगना नहीं किया गया। उन्हें आज भी भीषण महंगाई में केवल मात्र 1000 रुपया जो है उनको मानदेय दिया जा रहा है, जबकि उनको जो है प्रतिदिन स्कूलों में 8 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है। 8 घंटे की ड्यूटी के अंतर्गत जैसे ही स्कूल खुलता है वैसे ही स्कूलों में झाड़ू लगाने से लगाया जो है उन बच्चों पे जो है मिड डे मील के अंतर्गत भोजन बनाने और बर्तन मांजने तक का काम लिया जाता है और बाकी समय जो मिलता है वो माता के जी हुजूरी में लगता है। आज की बैठक में हम लोगों ने एक फैसला लिया कि हमारे संगठन में कुछ ऐसे
पदाधिकारी जो है जो संगठन विरोधी कार्य कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और अपने साथियों से, अन्य विभागीय संगठनों के पदाधिकारियों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों से जो है सावधान रहें और ऐसे लोगों के कार्यक्रम में भागीदारी न करें जो संगठन विरोधी कार्य। डीएम अग्नि कुमार सिंह ने असोथर ब्लॉक के सरकंडी ग्राम सभा व कौड़ा ग्राम सभा का दौरा किया, जिसमें लेखपाल व कानूनगो को ऑफिस में पेश होने के भी आदेश दिए। फतेहपुर डीएम अग्नि कुमार सिंह ने एक बार फिर से असोथर ब्लॉक के ग्राम सभाओं का दौरा किया, जिसमें सरकंडी प्राथमिक विद्यालय व कौडार के प्राथमिक विद्यालय की परखी गुणवत्ता, प्रधानाचार्य को सुनाई खरी खोटी। डीएम साहब ने रोडों का अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए भी कहा, जिसमें अपने कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष असोथर कमलेश पाल ने अतिक्रमण हटवाया। फतेहपुर डीएम अग्नि कुमार सिंह ने एक बार फिर पैदल ही पूरे ग्राम सभा का भ्रमण किया। बुर्खा पहन के साड़ियों की चोरी करने वाली महिला गिरफ्तार, एक अन्य महिला फरार है। आपको बता दें कि शहर के भीड़ भाड़ वाले इतवारा इलाके में रेडीमेड कपड़ा दुकान में साड़ी चोर हजारों की कीमत वाली साड़ी चुराने वाली बुर्खा पहनी महिला को पकड़कर हिरासत में लिया है। इसके साथ ही कितनी महिलाएं हैं, उन्होंने चोरी की किन जगह की है, इसका पता लगाने में इतवारा पुलिस जुटी है। दिनांक 6/1/2019 रोजी सकाळी 11:05 साई टेक्सटाईल शॉपमध्ये 3 बुरखाधारी महिला आतमध्ये प्रवेश करून त्यांच्या दुकानातील 8 साड्या चोरून नेल्या असे त्यांच्या लक्षात येताच फिर्यादी परवीन काळे याच्या लक्षात येतात त्याने ते सीसीटीव्ही फुटेज चेक केली। त्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये त्या बुरखाधारी महिला साड्या चोरताना त्यांना दिसत होत्या। तात्काळ पोलीस स्टेशनला येऊन माहिती दिली त्यांनी आणि सीसीटीव्ही फुटेज सुद्धा दिले। त्या अनुषंगाने इतवारा पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करून हे बुरखाधारी महिला चोरणाऱ्या कोण आहेत याच्या अनुषंगाने ज्या ठिकाणी मुस्लिम वस्ती आहे, इतवारामध्ये आहे, शिवाजीनगरमध्ये आहे, श्रावस्तीनगर, नवी आबादी या ठिकाणी गुप्त बातमीदार पाठवून त्यांच्या मदतीने माहिती काढली असता श्रावस्तीनगरमधील 3 महिला साडी चोरी करणाऱ्या असल्याची आम्हाला माहिती मिळताच आम्ही त्यांच्या घरी पोहोचलो असता दिनांक 9/1/2019 त्यांच्या घरी महिलाला तपासण्याकरता पोहोचलो असता रेशमा बेग ही महिला आम्हाला त्या ठिकाणी मिळून आली। तिच्याकडे विचारपूस केली असता तिने ते दुकानात साडी चोरल्याचे कबूल केले आणि तिच्यासोबत नुरी बेग व बना बेग असे 2 स्त्रिया त्यांच्या सोबत होत्या आणि त्यांनी ते साड्या चोरल्याचे कबूल केले। तर त्याच्यानंतर दुसऱ्या 2 स्त्रिया श्रावस्तीनगरमध्ये राहत होत्या, त्यांचे घरी गेलो असता त्या मिळून नाही आल्या। तरी नुरी बेगला आम्ही अटक करून रेशमा बेगमला अटक करून त्यांना न्यायालयासमोर उद्या हजर करणार आहे आणि त्या अनुषंगाने आम्ही तपास करून साई टेक्सटाईलच्या जे 8 साड्या गेल्या त्या आम्ही रिकव्हर करणार आहोत।